Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about how the process of VFS Global Poland works. So the initial step is we have to go through the VFS Poland website and there we can get all the details. जी हाँ दोस्तों, हम अगर हमको VFS Global की वेबसाइट पे हमको लॉगिन करना होगा, वहाँ से हमको सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ चेक कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी लॉगिन कर लिया है, आप देख सकते हैं. मैं पहले इसकी वेबसाइट में जा रहा हूँ, वेलकम टू VFS ग्लोबल. आई क्लिक्ड ऑन दिस वेबसाइट और इसके बाद इसमें मेंशन किया है, इसमें जो भी नेसेसरी अपडेट्स हैं सारे मेंशन होते हैं. इसमें मेंशन किया द पोलैंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन हैदराबाद इज़ मूविंग विद इफेक्ट फ्रॉम 27 Feb 2023. जो भी डिटेल्स हैं सारी यहाँ पर को मेंशन होती है. अगर कभी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, कभी ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट जो हम बुक करते हैं वो कभी वर्क नहीं करते, तो सब यहाँ पर वो अपडेट डाल देते हैं कि हमारी वेबसाइट में इशू आ रहा है, आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकता है और इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा. सब पूरा मेंशन करे रहते हैं लोग. इसके बाद इसमें सारा इन लोगों ने मेंशन किया है. ये जो वेबसाइट का इंटरफेस ऐसा है, वेलकम टू द VFS ग्लोबल, वी आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द एम्बेसी ऑफ पोलैंड ऑफ इंडिया. क्योंकि जो एम्बेसी है इन्होंने सारा काम आउटसोर्स कर दिया है इंडिया में VFS ग्लोबल को, तो सारा काम यही देख रहा है इसका. देखो सबसे पहले मेंशन किया है अप्लाई फॉर अ वीज़ा, फाइंड इन्फॉर्मेशन एंड बिगिन योर एप्लीकेशन. मैंने फर्स्ट उसमें क्लिक कर दिया स्टार्ट नाउ. तो इन लोगों ने सब मेंशन किया है अप्लाई फॉर अ वीज़ा, इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन, इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे. इसके बाद देखते हैं जो इसका यूज़र मैनुअल है उसमें सारा पूरा इन लोगों ने मेंशन किया है, स्टेप बाय स्टेप गाइड. सबसे पहले इन्होंने देख रखा है कि आप कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. तो अभी जो मेरा वीज़ा है मैं तो डी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. तो इन्होंने मेंशन किया है द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमाइन विच वीज़ा टाइप यू नीड एंड चेक वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट. तो यहाँ से हम वीज़ा में क्लिक करेंगे तो कैटेगरी ABCD जो भी कैटेगरी है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा. और इसमें लिख रखा है कि यू ऑल्सो नीड टू नो डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू सबमिट विद योर एप्लीकेशन एंड हाउ लॉन्ग दैट माइट टेक एंड फी. इसमें सारा मेंशन किया है कि जो भी डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट अब रिक्वायर्ड है, सारा सबके बारे में इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है और कितनी फ़ीस हमको पे करनी पड़ेगी ये भी मेंशन किया है इसने. तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं. सारे वीज़ा के बारे में इन्होंने अप्लाई किया. तो अभी जो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है. जैसे इसमें ओपन करते हैं तो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा इन लोगों ने. जनरल इन्फॉर्मेशन वीज़ा D टाइप कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द पीपल हु आर प्लानिंग टू स्टे ऑन द पोलिश टेरिटरी फॉर मोर देन 90 days इन टोटल, विजिट ड्यूरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट एंट्री. आज मेंशन किया ये जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा D कैटेगरी है वो उन लोगों के लिए जो 90 दिन से ज़्यादा वहाँ पर को स्टे करते हैं, उनके लिए जो हमको वर्क परमिट बेसिकली मिलता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए मिलता है. तो इन्होंने मेंशन किया गया. तो इसमें ये मेंशन किया जो भी आपका वीज़ा मिलता है जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होता तब तक आप वहाँ पर को रह सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इन लोगों ने मेंशन किया है. और इसमें मेंशन किया है कि 90 दिन के अंदर हम कहीं भी अगर जैसे हमको TRC मिल जाती है तो उसके बाद हम कहीं भी मूव कर सकते हैं. और अब वीज़ा फ़ी के बारे में आपको बताता हूँ. जो वीज़ा फ़ी हमको पे करनी है, वीज़ा टाइप अगर D के लिए अप्लाई करते हैं तो जो वीज़ा का अमाउंट है 7,054 रुपीज़ हमको एम्बेसी में पे करना होगा. इसको हम कैश से भी पे कर सकते हैं, कार्ड भी पे कर सकते हैं, कार्ड से भी पे कर सकते हैं. और जब हम अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो 970 रुपीज़ ये तो हमको ऑनलाइन पे करना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेते समय. तो इसमें मेंशन किया जो भी अमाउंट होगा आपका INR में डिडक्ट होगा. और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो जो पैसा होता है वो रिफंडेबल नहीं होता, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है यहाँ पे. और इसमें अगर आप इन्होंने और भी मेंशन किया देयर इज़ एन ऑप्शनल कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल एट 617. अगर आप वहाँ पर कोई वीज़ा लगाने जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं तो आप वहाँ पर कोई फैसिलिटी चूज़ कर सकते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका पासपोर्ट है, वो आपको कुरियर के थ्रू सेंड कर दिया जाए. अगर आप ये कुरियर की फैसिलिटी लेते हैं तो 617 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं. और इसमें जो सर्विस टैक्स है सारा इंक्लूड किया गया है. जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ मैं. चेकलिस्ट जो आपने देखी होगी, चेकलिस्ट के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बाद में प्रोवाइड कर दूंगा. फ़ोटो स्पेसिफिकेशन जो फ़ोटो होता है 35 by 45 mm की फ़ोटो आपकी लगेंगी. इन लोगों ने पूरा
मेंशन किया जो फ़ोटो है आपकी 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जो बैकग्राउंड है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और इन्होंने मेंशन किया जो प्रोसेसिंग टाइम कितना रहता है अगर आप वीज़ा अपना सबमिट वहाँ पर को जब फाइलिंग लगाते हैं, एक बार आपकी फाइल सबमिट हो जाती है तो उसके बाद कितना टाइम ड्यूरेशन मेंशन होता है, इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है। प्रोसेसिंग टाइम इज़ 15 कैलेंडर डेज एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एट द एम्बेसी। ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग टाइम है 15 दिन का है, जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं उसके 15 दिन बाद आपका जो प्रोसेस है वो हो जाता है। कोई कोई ऐसे केस होते हैं जिसमें 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन भी लग जाता है, जो नॉर्मली जो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे तो 15 दिन के अंदर आपका जो भी रिजल्ट है वो पूरा प्रोवाइड कर देते हैं लोग। अगर 15 किसी किसी केस में ज़्यादा 30 दिन भी खिंच जाता है। और इन लोगों ने ये मेंशन किया है जैसे न्यू दिल्ली लोकेशन है, न्यू दिल्ली यहाँ का तो मेन आप कह सकते हैं कि बिग सिटी या यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर को जो भी एप्लीकेशन न्यू दिल्ली में अगर आप सबमिट करते हैं तो उसी दिन आपका सबमिट हो जाता है। अदरवाइज आप जयपुर हो गया, जयपुर जैसी लोकेशन है और कोई अदर लोकेशन है आप वहाँ पर को सबमिट करते हैं। न्यू दिल्ली और मुंबई में तो सेम डे में आपका पूरा सबमिट हो जाता है। कोई और सैटेलाइट लोकेशन जैसे जयपुर कोलकाता कहीं और की लोकेशन है तो वहाँ से जो VFS सेंटर है इन पे जो एम्बेसी है वहाँ पर को फाइल जाती है, उसमें 48 to 78 आवर्स का टाइम लग जाता है। 2 से 3 दिन का टाइम लगता है न्यू दिल्ली और मुंबई एप्लीकेशन आने में। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, उसको कैसे फिल करना है आपको बता देता हूँ। ये तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपको फ़ोटो यहाँ पर को लगानी पड़ेगी जो भी आपकी लेटेस्ट फ़ोटो है 6 मंथ के अंदर। उसके बाद आपको फैमिली सरनेम लिखना है जो आपकी कास्ट है। जो पहला ऑप्शन है इसमें आपको आपकी कास्ट मेंशन करनी होती है जो भी आपका सरनेम है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रावत है, कोई भट्ट है, तो आपको मेंशन करना होगा सरनेम एट बर्थ, क्योंकि अगर जो किसी लड़की की शादी हो जाती है तो सरनेम चेंज हो जाता है। तो ये जो अगर लड़के हैं उनका तो सेम ही रहेगा मेरे को लगता है कि जो उनका सरनेम है, और जो लड़की जिसकी शादी आदि हो गई है तो वो लोग मेंशन कर सकते हैं लोग सरनेम उस टाइम पे क्या था, अभी क्या है। जो फैमिली सरनेम तो जो रिसेंट वाला आ जाएगा लड़कियों के लिए, और जो सरनेम एट बर्थ है वो जो उनका पहले सरनेम था वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके फर्स्ट नेम थर्ड ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट नेम जो गिवन नेम है आपका पहला नाम वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे राहुल सिंह, अर्जुन सिंह, जो भी आपका मेंशन है वो आप कर सकते हैं। और जो डेट ऑफ बर्थ है चौथा जो ऑप्शन है उसमें डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दे रखा है आपको, जो आपको ये फिल करना है डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 18 अक्टूबर 1995 94 आपको जो भी मेंशन करना है ऐसे कर सकते हैं। 18/10/94 ऐसे करके आप इसको मेंशन कर देते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपका आधार जो आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट में भी आपका मेंशन होगा प्लेस ऑफ बर्थ, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और जो करंट नेशनैलिटी क्या है, इंडिया से भर रहे हैं तो आप इंडियन ही आप मेंशन करोगे, पाकिस्तान से भर रहे हो तो पाकिस्तान करोगे। जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो आपको फिल करनी होगी। कंट्री ऑफ बर्थ जहाँ आपका बर्थ हुआ था, जहाँ आपका जन्म हुआ था, आपको वो प्लेस मेंशन करनी है यहाँ पे। नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, ये उन लोगों के लिए जो कहीं और काम करते हैं और कहीं और का वीज़ा कहीं और रिलोकेट हो गए दूसरी कंट्री में, उनके लिए है। अगर वो वहाँ पर वो रिलोकेट हो गए हैं और उन्होंने वहाँ का PR मिल गया, उनको सिटीजनशिप मिल गई, उनकी नेशनैलिटी चेंज होगी तो तभी आपको फिल करना है। अदरवाइज ये एनी मेंशन कर दोगे, लीव इट एज इट इज़। 8th जो आपका ऑप्शन है इसमें आपको जेंडर आपका फिल करना होता है। इसमें अगर आप इसको एडोब या किसी भी फाइल में कन्वर्ट करोगे, एडोब एक एप्लीकेशन होती है, वहाँ पर अगर एडिट करते हो तो आप ये चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं जो आप मेल हो फीमेल हो जो भी मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद जो 9th ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस, क्या मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, जो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। ये 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए है। अगर आप माइनर है, अगर आपका कोई नेम में कुछ भी इशू है तो आप यहाँ पर को मेंशन कर, अगर आपका नेम मैच नहीं कर रहा है तभी आप यहाँ पर को मेंशन कर सकते हो। ये हमारे लिए नहीं होगा जो वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं मेरे को लगता है। इसको लीव दिस कॉलम। आगे नेशनल आइडेंटिटी नंबर आपको मेंशन करना होगा, जो भी आपका ID नंबर है, जैसे आधार कार्ड है उसका नंबर आप मेंशन करके उसके आगे पे आधार कार्ड आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको मेंशन करोगे, तो जो हमारा जो मेनली होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही हम यूज़ करते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो खैर इंडिया के जो मेन पर्सन जो एम्बेसी में वर्क करते हैं डिप्लोमेटिक उनको ही मिलता है, पॉलिटिकल पर्सन है उन लोगों को ही मिलता है। जो नॉर्मल हमारी जो
नॉर्मल जनसंख्या है उसमें ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही इशू होता है। जो 13 कॉलम आता है, 13 कॉलम में सीरीज एंड नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जो 14 है डेट ऑफ इशू वैलिड एंटिल, और जो सीरीज एंड नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट इसमें आपको पासपोर्ट नंबर आ जाएगा जो आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें, जो आपका पासपोर्ट नंबर आप पासपोर्ट डाल के इंडियन पासपोर्ट करके अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर मेंशन कर दोगे, और डेट ऑफ इशू पासपोर्ट करके उसके आगे अपना पासपोर्ट नंबर डाल दोगे, और कब इशू हुआ है कब तक का वैलिड है वो आपको कर सकते हो। इशूड बाय आइडेंटिटी, जो आपका पासपोर्ट होगा उसके फ्रंट पेज में मेंशन किया होगा कि कहाँ से इशू, प्लेस ऑफ इशू मेंशन होगा, वो आप इसमें मेंशन कर दोगे यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल आईडी, जहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो मेंशन, जो आपका पासपोर्ट में एड्रेस है आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। जो अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, अब विजिबल होगा, मैंने चेक नहीं किया पहले। फिर 18th जो आपका कॉलम आता है, 18th कॉलम में इन लोगों ने मेंशन किया है रिसाइड इन अ कंट्री अदर देन करंट नेशनैलिटी, इसमें आप नो मेंशन कर दोगे क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, रेसिडेंट परमिट आप कहीं और काम कर नहीं रहे। अगर आप इंडिया में हैं तो आप ये मेंशन कर दोगे, अगर आप किसी और कंट्री में वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पर को मेंशन कर दोगे, जो भी आपका रेसिडेंट परमिट है और इक्विवेलेंट जब तक वैलिड है तब तक आप मेंशन कर दोगे। करंट ऑक्यूपेशन आप कहाँ काम कर रहे हो आप मेंशन कर दोगे और इसमें नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ द एड्रेस, अगर आप कहीं काम करते हो तो जो आपका एम्प्लॉयर है उसका नेम एड्रेस सब चीज़ मेंशन करना होगा इसमें। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो अपना स्कूल का जो भी आपका एड्रेस है वो मेंशन कर सकते हैं इसमें जहाँ आप काम पढ़ाई कर रहे हैं वो लोकेशन आप अपनी मेंशन कर सकते हैं, अपना कॉलेज का ईमेल आईडी, कॉलेज की वेबसाइट वगैरह मेंशन कर सकते हैं। 21 जो आपका जो मेन पर्पस ऑफ दिस जर्नी, तो इसमें आप टूरिज्म के लिए जा नहीं रहे, शेंगेन वीज़ा है नहीं, वर्क वीज़ा डी कैटेगरी है, तो आपको अदर में क्लिक करना होगा। अदर में आप यहाँ पर को वर्क परमिट मेंशन कर सकते हैं, अदर में क्लिक करके आगे यहाँ पर को वर्क परमिट लिख देना। 22 मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पर को जा रहे हैं आप वहाँ का लोकेशन आप मेंशन कर दोगे, और मेंबर स्टेट ऑफ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पर को आपका वर्क प्लेस है आप वहाँ का मेंशन कर दोगे यहाँ पे। और उसके बाद और नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, इसमें आपको मल्टीपल एंट्रीज आएगा अगर वर्क परमिट के लिए जा रहे हो। डेट ऑफ इंटेंटेड स्टे ऑफ ट्रांजिट इंडिकेट नंबर ऑफ डेज, कितने दिन के लिए आप वहाँ पर कोई स्टे करते हैं आपका, क्योंकि 1 साल का वर्क परमिट है तो 365 डेज होगा, 2 साल का है 3 साल का है आप वैसे मेंशन कर दोगे 2 साल में दुगना हो जाएगा, 365 इंटू 2 हो जाएगा, 3 डेज में 365 इंटू 3 हो जाएगा, 3 ईयर्स का है तो। फिर इसको 26 है शेंगेन और नेशनल वीज़ा इश्यूड ड्यूरिंग पास्ट 5 ईयर्स, अगर 5 साल के अंदर आप टूरिस्ट वीज़ा शेंगेन में गए हैं या घूमने के लिए गए तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, अगर आप नहीं गए हो तो इसमें नो मेंशन हो जाएगा। फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द अप्लाइंग ऑफ शेंगेन वीज़ा, अगर आपने पहले शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, रिजेक्शन वगैरह आ रखा है, शेंगेन में कहीं के लिए भी अप्लाई करके बायोमेट्रिक वगैरह हो रखा है आपका फिंगरप्रिंट, तो आप मेंशन कर दोगे, नहीं हुआ तो नो मेंशन कर दोगे। एंट्री परमिट, कहाँ का आपका परमिट एप्लीकेबल है आपको मेंशन करना है, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। इंटेंटेड डेट ऑफ अराइवल टू द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, जो आपका डमी टिकट है उसमें जो आपने डेट मेंशन कर रखी है जाने की आप वो मेंशन कर सकते हैं। इंटेंडेड डेट डिपार्चर फ्रॉम, जो आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है जितने डेट के लिए, डमी टिकट में आप राउंड ट्रिप बनाओगे तो उसमें भी वो डेट डालोगे वही मेंशन कर दोगे यहाँ भी। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन, द जो आपके कंपनी का नेम आपका मेंशन होगा, जहाँ आपका अकोमोडेशन है वो आप मेंशन करोगे, कंपनी की ईमेल आईडी इसमें मेंशन कर दोगे। ईमेल आईडी इसमें नहीं होगा, ईमेल आईडी के नीचे एड्रेस ईमेल आईडी ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन इसमें आप डाल दोगे। वहाँ का टेलीफोन नंबर एंड टेलीफैक्स नंबर आप यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है उसमें आप मेंशन कर दोगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी कंपनी का नेम है आपको 32 में वो मेंशन करना है। टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर जो भी है वो कंपनी का मेंशन करना होगा। सरनेम, फर्स्ट नेम, जो बिजनेस की सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे, 32 में भी सेकंड वाले पैरा में यही मेंशन है। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेशन स्टे इज कवर्ड, हाँ अगर इसमें आपको आपकी कंपनी का है, देखो 2 ऑप्शन है इसमें, अगर आपकी कंपनी पे नहीं कर रही है अकोमोडेशन वगैरह तो बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ में आप क्लिक करोगे और इसमें मीन्स ऑफ सपोर्ट आप पूरा चेक कर लोगे। अगर आपकी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है तो फिर उसके अलग
क्लॉज हैं उसके उसके क्लॉज अलग हैं। मेरे को लगता है कि उसमें आपको जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ता है। तो डी कैटेगरी के लिए हम अप्लाई करते हैं, उसमें तो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसमें आपको बाय स्पॉन्सर होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्लीज़ स्पेसिफाई, आप इन दोनों में क्लिक कर दोगे। रेफर टू फील्ड 31-32 आप इसमें, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले मेंशन किया है, डबल चेक आप बाय स्पॉन्सर होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पहले मेंशन करोगे। इसमें भी इसमें सेकंड वाला जो रेफर टू फील्ड 31-32 इसमें भी चेक बॉक्स में क्लिक करना है। इसके बाद अदर स्पेसिफाई, जो आपका कंपनी प्रोवाइड करी, अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। हाँ यही होता है, ऑल एक्सपेंसेस तो सारा कवर नहीं करती, मेरे को लगता नहीं इसमें क्लिक करना होगा। 34th, information on the work permit certificate of entry of the application on the registry season work application, declaring the interesting work for a personal exemption for the obligation purpose of 34 में तो आपको कुछ नहीं करना है 34 को, क्योंकि हमने ऊपर सारा डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दी हैं। और तो इसको छोड़ दो, लीव दिस कॉलम। 35 वो जो कॉलम आता है इसमें पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज़ EU, EAA और CS सिटीजन, ये हमारे लिए नहीं है, नॉट एप्लीकेबल आप मेंशन कर दोगे, क्योंकि हम EU वाले लोग नहीं हैं। कोई भी जो सरनेम सब में NA हो जाएगा। 36 ये भी NA मेंशन कर दोगे। 37 प्लेस एंड डेट एंड प्लेस, जहाँ आपकी जगह आप वहाँ का डेट और प्लेस जहाँ से आप फिल कर रहे हैं, जो आपका एड्रेस है वहाँ मेंशन कर सकते हो, वो मेंशन करना है आपको यहाँ पे। सिग्नेचर आप यहाँ पे, सिग्नेचर इन द केस ऑफ माइनर सिग्नेचर ऑफ द सिग्नेचर इन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ये भी हमारे लिए नहीं है। 38 नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आई एम अवेयर दैट द वीज़ा फीस नॉट रिफंडेड इफ़ द वीज़ा इज़ रिफ्यूज्ड, इन्होंने मेंशन किया। इसमें भी आप येस करेंगे कि आपको पता है कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपकी वीज़ा फी रिफंड नहीं होगी, आपको पता ही है। एप्लीकेशन इन केस ऑफ मल्टीपल इंटरनेशनल वीज़ा अप्लाइड, फील्ड नंबर 24, यू हैव टू एडिकेट ट्रैवल इंश्योरेंस। हाँ इसका मतलब ये है कि आप अवेयर हैं कि अगर आप जो वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस शो करना होगा। और जो आपका फ़ंड होते हैं, जैसे मेरे को लगता है कि मैं तो अभी 2 लाख रुपए तक का शो करूँगा। और जैसे नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जो मेंशन डिटेल्स वगैरह मेंशन होती हैं, जो एम्बेसी जो मेरे एजेंट ने मेरे को बोल लगा 3000 to 3500 के बीच में यूरोस आप शो कर सकते हैं। उन्होंने बोला है वो कम 3,40,000 रुपये के आसपास, 3,20,30,000 रुपये के आसपास का अमाउंट है। पर बहुत से एजेंट में मैंने देखा, वीडियोस देखी, उन लोगों ने बताया कि 2 लाख रुपए भी अगर हम सबमिट करते हो तो मोर देन इनफ है। तो मैं बैंक सर्टिफिकेट शो करूँगा, इसमें 2 लाख रुपए तक का शो करूँगा। आप चेक कर लेना, अगर आप अच्छा बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और उसके बाद आई डिक्लेयर, ये डिक्लेरेशन वगैरह है इसमें सारा, और तो कुछ नहीं है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं सही है, जो पॉलिश लॉज के अंदर आप वर्क करेंगे सारा है। प्लेस एंड डेट आपका यही है, प्लेस एंड डेट, और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दोगे। इन दिस पर इन सो फार एज द VFS इज ऑपरेशनल, अगर अपॉइंटमेंट आपका नंबर है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ये तो था कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। हाँ तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी दी है इसके अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने कल या परसों में, 1 दिन पहले मैंने आपको बताया कि कवर लेटर कैसे बनाएं, और मैं आपको अभी 1-2 दिन के बाद रेज्यूमे कैसे बनाना है डी कैटेगरी के लिए, वो भी आपको बता दूंगा। इसमें टैग कर दूंगा, जो फोटो है वो इसमें अटैच कर दूंगा। क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इसके लिए यार, बेकार में खाली बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अभी मैंने किसी से पूछा था कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन का कितना पैसा लोगे, फाइल चार्ज, उन लोगों ने मेरे को 20,000 रुपये बोल दिए। मेरे को लगता नहीं कि 20,000 रुपये इसके पे करने चाहिए। 20,000 रुपये में तो आधा प्रोसेस हो जाएगा यार। और मैंने अभी और पूछा था, किससे पूछा था कि क्या कहते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस कितने में आएगा, डमी टिकट, वो 10,000 रुपये कह रहा था। ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से कैसे करना है। और इसके अलावा मैंने किस चीज़ का, हाँ कवर वीज़ा के लिए पूछा था, उसने भी पता नहीं 2-3 हज़ार रुपये कह रहा था वीज़ा और कवर लेटर का। मेरे को लगता नहीं इतना पे करना पड़ता है। और जो भी एजेंट हैं जो भी बता रहे हैं, ये भी किसी से करा रहे हैं, इतना तो इनको आइडिया है नहीं, मेरे को भी लगता है। हल्का फुल्का कोई प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बाकी लक है, अगर आपका हो जाता तो सही है, नहीं होगा तो फिर अपील वगैरह कर लो, वेल एंड गुड है। फिर अब क्या कर सकते हैं, 1-1 लाख रुपये डूब ही जाएगा। मेरा भी अप्रॉक्सीमेटली 90,000 रुपीज़ लग गया है इसमें। देखते हैं भाई क्या होता है अब आगे। चलो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था।